नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारे साथ हैं हरिओम, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अभी क्वालिफाई किया है और ये हमारे तेजस लाइब्रेरी के सदस्य भी रहे हुए हैं। हरिओम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है। थोड़ा मैं जानना चाहूँगा ये कब एग्ज़ाम हुआ था, कितने मार्क्स आपके रहे थे और क्या कुछ इसके बारे में आप एक्स्ट्रा हमें बता ये सकते मेरी एग्ज़ाम थी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिकल साइंसेस से केमिस्ट्री से 2022 की, जो 2023 या 24 के एंड में 24 स्टार्टिंग में कंडक्ट हुई थी। इसका रिज़ल्ट 2024 एंड में आया और 25 में इसका इंटरव्यू हुआ अभी 21 नवंबर को, और अभी मेरा फ़िलहाल रिज़ल्ट आया है। इसमें मेरी रैंक 14th रैंक लगी ओलंपिक, और 597 नंबर के समथिंग मेरे नंबर आए हैं इसमें 900 में से। 900 में से 597 मार्क्स आपके हैं। एमपीपीएससी कंडक्ट कराते हैं इस एग्ज़ाम। क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए रहता है, अगर बता सबसे पाएँ? पहले तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। कोई से सब्जेक्ट से भी आप दे सकते हो, जो भी मान्य है आपके। हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, फिजिक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपके लिए पहले तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद ये आपको नेट या सेट क्लियर करना होना चाहिए, नेट सेट या पीएचडी। इसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो एमपीपीएससी मेंस। जैसे आपने ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो ये आपका पहला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है या हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही। फर्स्ट टाइम आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया फर्स्ट था, अटेम्प्ट उसको दिया। आपने क्वालिफाई किया है और यहाँ तक आप पहुँचे। हाँ। जनरली जो स्टूडेंट्स मतलब इस तरफ जाने के लिए सोच रहे होते हैं, ऐसा आप भी मतलब अपने अनुभव के आधार पर कि कौन कौन से पड़ाव जहाँ पे आपको किस किस तरह की चिंताएं रही और आपने उसको कैसे ओवरकम किया इस एग्ज़ाम तक के आपके सफ़र? सबसे पहले तो कंटिन्यू पढ़ना रहता है, और बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी कुछ फंक्शन अटेंड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो 2 से 3 दिन मैक्सिमम, उसके बाद आपको रिटर्न लगना पड़ेगा। और डेली मेहनत करनी पड़ेगी 8 से 10 घंटे, या फिर आपको जैसा लग रहा है, पर मेहनत डेली करना पड़ेगी। और उसके बाद एग्ज़ाम, जैसे कि एमपीपीएससी है तो आपको डिले होगा ही होगा, तो धैर्य रखना पड़ेगा। जब भी एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम लेट भी हो सकती है, तो वेट कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और ख़ुद के ऊपर भरोसा रखिए कि मैं निकाल सकता हूँ, तो निकाल सकता हूँ ऐसा। जैसे जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं इंटरव्यू, पढ़ाई जैसे प्री मेंस, इनके लिए तो पढ़ाई से जुड़ी बातें रहेगी, तो हर कोई व्यक्ति मतलब आश्वस्त रहता है कि हमने किताबें पढ़ी हैं, हमने ज्ञान अर्जित किया है, तो हम ये कर पाएंगे। हाँ। एक जो इंटरव्यू वाला जो पार्ट है, हाँ। आपके क्या अनुभव रहे उसकी, आपने क्या तैयारी की हुई थी और कैसा अनुभव रहा आपका कि आप पहले से आश्वस्त थे कि आपको इतने नंबर तक आ सकते हैं या ऐसा कुछ? देखिए, इंटरव्यू का तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ का, तो मेरे को बहुत डर था, बहुत ज़्यादा डर था। ऐसा कि मैं बहुत हेसिटेट भी था कि पता नहीं क्या होगा, मैं बोल भी पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फिर मैंने डेमोज लिए, या डेमो जो इंटरव्यू होते हैं वो इंटरव्यू में लिए, इंदौर में लिए, और बहुत सारी प्रैक्टिस की। उसके बाद भी एक डर था, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो एक चेहरे पे स्माइल लेके और कॉन्फिडेंस के साथ, तो मुझे उस इंटरव्यू को देने के बाद एक चीज़ का मतलब रियलाइज़ हुई कि वहाँ पे मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस, जितना कॉन्फिडेंस रखोगे उतना बेटर है। और आपको आंसर नहीं आ रहा है तो सॉरी बोल दीजिए, गलत जवाब नहीं देना है। और कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का सारा ज्ञान नहीं ले सकता है, मतलब कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। अपना खुद का सब्जेक्ट में कितना एक्सपर्ट हो, फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो आपको सब आता हो ये ज़रूरी नहीं है, आपको जितना आता हो बेटर आता हो। थोड़ा सा इन डिटेल अगर इंटरव्यू के बारे में कुछ अगर आपको याद हो हाँ। कि ऐसा कुछ पूछा गया था और ऐसा कुछ जवाब देने के बाद लग रहा था कि हाँ वो खुश हैं, या थोड़ा कमी कहीं लग रही थी, ऐसा कुछ? ऐसा जैसे जैसे कि जनरली हाँ। इंटरव्यूज थोड़ा पर्सनलाइज चीज़ हो जाती है, हाँ। उसके बारे में ज़्यादा हाँ, डिटेलिंग डिटेल। अवेलेबल नहीं रहती है। जैसे कि जनरली उन्होंने सबसे पहले तो मेरे से खंडवा से पूछा था, अब खंडवा से है तो उन्होंने किशोर कुमार से रिलेटेड क्वेश्चनिंग की। अच्छा। और किशोर कुमार जो अवार्ड मिला है 2024 वाला, वो किसको मिला है, तो मैंने बताया अपने प्रसून जोशी को। तो प्रसून जोशी कौन थे वो डिटेल में गए। फिर मैंने बताया कि ये सॉन्ग राइटर थे। तो उन्होंने फिर सॉन्ग राइटर से रिलेटेड गुलजार का नाम पूछा, तो वो गुलजार का पूरा नाम क्या है वो बताया मैंने, संपूर्ण सिंह कालरा। और वो जैसे ही बताया, फिर उन्होंने बोला कि बैक टू बैक क्वेश्चनिंग के आंसर आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर मतलब यूएस के या फिर ब्रिटेन के कोई सिंगर होंगे, तो उनका नाम, शॉर्ट नाम दिया और बोला इसका पूरा नाम बता। तो नहीं बना मुझसे। और अगर मैं तुक्के मार सकता था वहाँ पे, ट्राई करता तो फिर गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए उस कंडीशन में स्माइल करके सॉरी बोलती कि सॉरी सर, मेरे को अभी नहीं याद है और मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी उन्होंने इसी टाइप का पूछा, तब भी मैंने सॉरी बोला। सॉरी बोलने से आप वहाँ कुछ कम नहीं हो जाओगे,
आप सॉरी बोल दीजिए, लेकिन आप अगर गलत जवाब देते हो और उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हो तो फिर वो आपके नेगेटिव हो गए मार्क्स, ऐसा रहता है। और वो हरिओम, जैसे ये आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम रहा, कैसे मतलब आपका झुकाव इस ओर गया कि इस तरह की एग्ज़ाम की तैयारी करना है, इसको फाइट करना है, और कौन कौन से रिसोर्स मटेरियल्स या किस तरह की प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज आपने अपनाई सफल होने के लिए? देखिए, ऐसा है कि मेरा कोई पर्टिकुलर डिसाइडेड नहीं था कि मेरे को प्रोफेसर ही बनना है, लेकिन मैं ऐसे एज ए केमिस्ट्री जब लिया था तो मैं बोल देता था घर वालों के कि मेरे को मैं प्रोफेसर बनूंगा, लेकिन मैंने कोई पर्टिकुलर डिसाइडेड नहीं किया था कि यही करना है। लेकिन मैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद जब ये एग्ज़ाम आई तो मैंने थोड़े बहुत टाइम इसको दिया और एग्ज़ाम जल्दी मेरी क्लियर हो गई नेट से। तो जैसे नेट से क्लियर हुई तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मेंस क्लियर करना है और इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो उसी स्थिति में मैंने कोई ज़्यादा बुक्स भी नहीं ली है और ना ही कोई ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल किया, बस यूट्यूब था, गूगल्स था, और जो भी उसका सिलेबस था उस सिलेबस को मैं ढूंढता था, उस टॉपिक्स को उसके जो उसके अंदर के जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स छोटे छोटे रहते थे उनको मतलब डिटेल में थ्योरी पढ़ता था जहाँ से भी अवेलेबल जाए, ज़रूरी नहीं कि किसी बुक से स्पेशल, मैं उसको पढ़ता था थ्योरी को, और उस थ्योरी को पढ़ने के बाद मैं एक से ज़्यादा सोर्सेज से उसको ऑब्जेक्टिव लगाता था, जिससे कि मेरे को सभी जगह के ऑब्जेक्टिव कवर हो जाए और मैं अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर पाऊँ, और फिर इसी बिहाफ पे हो गया क्लियर। कोई भी ऐसी एक बुक या जिसको मतलब बच्चे अगर डेडिकेटली फॉलो करें तो उसमें पर्याप्त चीज़ें हैं जिनसे आप इस तरह की केमिकल साइंस की अचीवमेंट कर सकते अरिहंत की बुक जो थी वो अच्छा। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स की थी, वो मैंने लगाई थी जब मैंने नेट सेट क्लियर किया था, तो सेट तो इजीली उससे क्लियर हो गया था मेरा, और उसमें से भी मैंने थोड़ा बहुत किया था। लेकिन अगर बेसिक आपका क्लियर है 11-12 का, तो वहाँ से भी आपका जैसे नेट या जेई के क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड सॉल्व करते हो तो आपका एक बेस वहाँ से स्ट्रॉन्ग बन सकता है। लेकिन इसमें पार्ट जो बी रहता है, मतलब सेकेंड पेपर जो है केमिस्ट्री का, उसमें सिर्फ केमिस्ट्री ही रहती है, और पार्ट ए भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे मेरा पहले से रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गया, जीके जीएस ये पहले से कंप्लीट था, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा एडवांटेज मिला, तो जल्दी एग्ज़ाम क्लियर होगी मेरी सेट। अच्छा हरिओम, जैसे आपने केमिस्ट्री को चुना, हाँ। तो केमिस्ट्री की ओर झुकाव का क्या कारण, और कब से आप केमिस्ट्री को मतलब लगाव से पढ़ रहे हैं ऐसा? मैंने बायो इसीलिए लिया था, जब मैं 10th में था तो मैंने बायो इसलिए चूज़ किया था। मेरे पास ऑप्शन दो थे, मैथ्स से भी थे और बायो भी था। मेरे मैथ्स में उस टाइम 85 नंबर थे 10th में, और बायो में मेरे 87 थे। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन थे कि मैं मैथ्स से भी ले सकता था, बायो भी, लेकिन मैंने बायो इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं मैथ्स से लेके ज़्यादा चीज़ों को जान नहीं पाऊँगा, सिर्फ मैं मैथ्स से और फिजिक्स से ही कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने बायो लिया तो बायो में बहुत सारे डायमेंशन है, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिर उसके बाद जेनेटिकल साइंस है, बहुत सारे ऑप्शंस थे। और केमिस्ट्री तो ऑल वर्ल्ड बिना केमिस्ट्री के एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज़ केमिकल से बनी है। कुछ भी हो, एटम हो या हमारी किताब है, ये टेबल है, हर एक चीज़ बिना केमिस्ट्री की कोई यूज़ में नहीं है। हम जो सांसें ले रहे हैं हर एक चीज़, तो वहीं मैंने किताबों को देखा 11वीं 12वीं की, और मैंने डिसाइड कर लिया था बायो लूँगा। और जब बायो लिया उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी मैंने बीएससी से की, उसके बाद स्कोप नहीं था एमपी में कि बायोटेक्नोलॉजी से मैं एमएससी करूँ, और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आया जेनेटिकल इंजीनियरिंग में, जेनेटिकल बायोटेक्नोलॉजी में। तो फिर मैंने केमिस्ट्री को चूज़ किया, और जब केमिस्ट्री, और एक अच्छा ऑप्शन भी था मेरे लिए कि केमिस्ट्री पढ़ लूँगा। हाँ, हालांकि सब बोल रहे थे कि टफ़ है एमएससी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा, और फिर उस हिसाब से स्टार्ट कर दिया। तो वो धीरे धीरे सीढ़ी पे सीढ़ी चलते चलते अपन ऊपर ऊपर चढ़ते चढ़ते और हो जाता है। हरिओम, जैसे आपने ये जो अपनी प्रिपरेशन की जो जर्नी है, हाँ। काफ़ी लंबे समय से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हाँ। एक तो वो स्ट्रगल जो है, उस दौरान आपने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स बहुत करीब जा कर के और मिस किए, जिनको आप फाइट कर सकते थे, फाइट होना चाहिए थी वो एग्ज़ाम्स, बाकी लोग भी आपके जो साथी हैं मानते हैं। हाँ। फिर जब फाइनली ये रिज़ल्ट आया तो वो खुशी कैसी रही है साथियों का, और बाकी जो सभी की खुशी का क्या स्तर था, क्या कुछ खुशी का बधाई आप स्तर तक तो पहुँची? बहुत ज़्यादा था। मुझे तो, मैं श्योर था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। रैंक का तो नहीं पता था कि रैंक इतनी लगेगी, लेकिन मैं पहले से ही श्योर था क्योंकि मेरे मेंस में नंबर अच्छे थे। इंटरव्यू का मेरे को कितने भी नंबर आए मैं श्योर था, तो इसलिए मेरे को उतनी एक्साइटमेंट भी नहीं थी और उतनी खुशी थी कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पूरे घर वाले, फैमिली मेम्बर्स और जो भी साथ वाले थे उनको बहुत खुशी हुई, इतनी कि मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा हुई सभी को, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरे साथ वाले भी बहुत सारे पर्सन थे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो उनको ऐसा लगा कि यार हम नहीं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका तो हुआ, इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा, बहुत माहौल बहुत अच्छा था। न्यूज़ में आया, मतलब दैनिक भास्कर, नई दुनिया, इनमें सब में पेपर में आया, तो
और घर वाले और ज़्यादा खुश हुए और फिर हाइप भी बन गया कि यार मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है ऐसा। और मेहनत फिर बहुत लोगों ने ये डाला कि मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है, थोड़ा धैर्य करना है ज़रूर। जैसे इस दौरान थोड़ा टफ फेजेस से भी आप गुजरे, कभी जॉब की, कभी थोड़ा डायलेमा, मतलब थोड़ी शंका में भी रहे कि वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करें नहीं करें। हाँ। इस दौरान क्या कुछ मानते हैं आपके किन के सपोर्ट सिस्टम के कारण आप यहाँ तक मतलब हाँ। इस लक्ष्य को हासिल करने तक पहुँच पाए? इसमें 2-3 पर्सन है डायरेक्टली, जैसे कि एक मेरा दोस्त है बेस्ट फ्रेंड भूपेंद्र, और मेरे मामा जी, बड़े मामा जी, और एक जीजू बढ़वा कॉलेज में। इन तीनों से मैंने जब जब जॉब छोड़ रहा था, घर तो मैंने झूठ बोल दिया था कि मैं जॉब छोड़ मतलब जॉब कर रहा हूँ, लेकिन इनसे डायरेक्ट डिस्कशन हुआ था कि मैं जॉब छोड़ दूँ या ना छोड़ूं। अगर मैं छोड़ दूंगा तो बात का रिस्क जो भी रहेगा वो तो मेरे को ही टैकल करना है कि जो रिस्क है, लेकिन एक सपोर्ट में कि मैं छोड़ रहा हूँ तो तुम्हें बता के छोड़ रहा हूँ, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को कि हाँ छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर नहीं जम रहा है काम तो छोड़ दे, और बेटर करना, इससे मेहनत करेगा तो हो जाएगा। तो इन तीनों ने बहुत सपोर्ट किया है, किसी ने फाइनेंशियली, किसी ने मेंटली, लेकिन सपोर्ट किया है इन तीनों ने। जैसे हरिओम, हमारे क्षेत्र में बहुत बार होता है कि बहुत सारे युवा तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी बड़ी परीक्षा की ओर अग्रसर हैं, कुछ नंबरों से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये अनुभव आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपने बहुत करीब जा कर के 1-2 नंबर से उनमें सिलेक्शन गंवाया है। फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स का, समाज का सपोर्ट थोड़ा सा उनको मिलना कम हो रहा होता है। ऐसे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे आप, या उनको क्या ऐसे टिप्स देना चाहेंगे कि कहाँ तक प्रयास करें, कहाँ से उनको सच में मतलब मान लेना चाहिए कि अब नहीं होगा? क्या एक मोटिवेशनल फैक्टर रहा उस देखिए दौर में? ऐसा है कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप बाउंड्री पे, जैसे मान लो आपका सिलेक्शन 10 नंबर से रहा है, 5 नंबर से रहा है, 2 से रह रहा है, तो आप बाउंड्री पे, आपकी तैयारी लगभग 60 से मतलब 70 से 80% आपकी तैयारी है, और आप इस मोड पे अगर उसको छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे, तो नुकसान किसी और का नहीं, आपका ही होना है। तो आप उसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो 80 से 100% पे जैसे तैसे ले जाइए, 90 पे ले जाइए, और फिर और अच्छे से स्कोर करने की कोशिश करें तो सिलेक्शन होगा। बस धैर्य रखना है। आपका समय, उस समय हो सकता है आपका समय ख़राब चल रहा हो, एक समय बाद आपका समय अच्छा आएगा, आपको एग्ज़ाम क्लियर होगी। और हो सकता है आपको उस समय लग रहा हो कि एग्ज़ाम छोड़नी चाहिए, या फिर मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, या फिर मेरी एज हो रही है, तो कुछ नहीं, एक फाइनेंशियल सोर्स ढूंढ लीजिए जहाँ पे आप थोड़ा सा आपको स्टेबल हो जाइए, और उसके साथ साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी है, अब बाउंड्री पे आप कर सकते हैं, लेकिन वो समय नहीं आपका है, लेकिन जब समय आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। बहुत अच्छा। हरिओम, आपने सनावत तेजस लाइब्रेरी में अपना काफ़ी समय व्यतीत किया है। मैं पर्सनली मतलब अपनी ओर से जानना चाह रहा हूँ, तेजस लाइब्रेरी में आपने जो समय बिताया उसकी यादों को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा था वो समय था, क्योंकि जब मैं वहाँ था तो मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, एक ही दोस्त था राहुल, जिसके साथ मैं आया था, लेकिन वहाँ मेरे बहुत सारे नए दोस्त बने। और वहाँ पे जो माहौल था, एक सपोर्टिव माहौल था, ऐसा कि अगर किसी को भी किसी चीज़ की नीड लग रही है, एकदम घर जैसा माहौल हो गया था। आदत हो गई थी कि जिस दिन अगर लाइब्रेरी नहीं जाऊँ तो मतलब खाली खाली सा लगता था। मैं घर भी रहता था तो मेरे को मन करता था कि लाइब्रेरी तो जाना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा माहौल बन गया था। और जैसे त्यौहार से ज़्यादा वहाँ पे खुशी होती थी, मैं त्यौहार के दिन भी वापस लौटता था कि मैं शाम को भले 10 मिनट जाऊँगा, लेकिन लाइब्रेरी ज़रूर जाऊँगा ऐसा। जैसे जनरली क्या होता है कि आजकल के युवाओं में बैठ करके और इतने लंबे समय तक पढ़ाई करने की जो क्षमता है उसकी एक कमी सी देखते हैं। हाँ। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि आप बहुत लंबे समय तक लाइब्रेरी में समय बिता रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और उस ज्ञान का आज ये दिख भी रहा है असर कि आप बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पार कर पा रहे हैं। क्या उन बच्चों के लिए क्या एडवाइस, की कितना ज़रूरी है पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना, इसको कैसे आप उनको मतलब एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए समय आपका है, आपका समय आपको कहाँ यूज़ करना है आपको पता होना चाहिए। आप रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो आपका समय आप बर्बाद कर रहे हैं। अगर उसी की जगह, अगर मैं अभी से कंपैरिजन करता हूँ, आज से 4 साल तक आप रील्स और शॉर्ट्स देखिए, और 4 साल बाद आप खुद को एनालिसिस कीजिए आप कहाँ गए। लेकिन अगर वही 4 साल आपने किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी बुक्स को पढ़ने में, या फिर किसी टेक्निकल चीज़ को सीखने में लगा दिए, तो 4 साल बाद आप आपके करीबियों से कई पायदान ऊपर होंगे। इससे बेटर है कि खुद के ऊपर वर्क कीजिए, ना कि टाइम वेस्ट करने पे।